हेलो गाइस, वेलकम टू इकोनॉमी क्लासेस। चैप्टर इंटरनेशनल ट्रेड के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको समझा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। वह व्यापार जो एक ही देश के विभिन्न स्थानों अथवा क्षेत्रों के बीच किया जाता है वह क्या कहलाता है? ऐसा व्यापार आंतरिक व्यापार कहलाता है जो एक ही देश के विभिन्न स्थानों और क्षेत्रों के बीच किया जाता है। इस प्रकार के व्यापार को आंतरिक व्यापार, घरेलू व्यापार, अंतर्राज्यीय व्यापार अथवा अंतरस्थानीय व्यापार भी कहते हैं। ये व्यापार एक ही देश के विभिन्न स्थानों पर रहने वाले व्यापारियों के मध्य किया जाता है। नेक्स्ट, वह व्यापार जो विभिन्न देशों के बीच किया जाता है वह क्या कहलाता है? ऐसा व्यापार जो विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं सेवाओं के क्रय विक्रय के संबंध में होता है, किया जाता है, उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। क्योंकि यह व्यापार विभिन्न देशों के बीच होता है इसलिए इसको विदेशी व्यापार भी कहते हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय अंतरक्षेत्रीय व्यापार की ही एक विशिष्ट दशा है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? यह परिभाषा प्रोफेसर ओहलिन के द्वारा दी गई है। प्रोफेसर ओहलिन ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतरक्षेत्रीय व्यापार में कोई भी मौलिक अंतर नहीं है। नेक्स्ट, आंतरिक व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों का ही आधार क्या होता है? आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही व्यापारों का आधार श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण होता है। जिस प्रकार से एक देश के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न वस्तुओं का उत्पादन उनकी क्षेत्रीय विशिष्टताओं के कारण होता है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न वस्तुओं का उत्पादन उनकी क्षेत्रीय विशिष्टताओं के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी इन्हीं कारणों का ही देन है। क्योंकि इन्हीं वजह से ही, जैसे कि श्रम का विभाजन हो या विशिष्टीकरण हो, इनकी वजह से ही अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक दोनों प्रकार के व्यापार होते हैं। नेक्स्ट, आंतरिक अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही प्रकार के व्यापारों का उद्देश्य क्या होता है? चाहे आंतरिक व्यापार हो या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, दोनों का ही उद्देश्य अधिकतम लाभ की प्राप्ति को प्राप्त करना होता है। जिस तरह से आंतरिक व्यापार में एक व्यापारी उस स्थान पर माल बेचता है या अपनी वस्तु की सप्लाई करता है जहां पर की वस्तु की सप्लाई कम होने की वजह से मूल्य ऊंचे होते हैं, उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी उस कमी वाले देश में जहाँ पे वस्तु का कम प्रोडक्शन होता है वहाँ पे अपनी वस्तु को एक्सपोर्ट करके लाभ को कमाया जाता है। नेक्स्ट, प्रदेश और राष्ट्र भी उन्हीं कारणों से विशिष्टता को प्राप्त करते हैं और दूसरे से व्यापार करते हैं जिनसे व्यक्ति विशिष्टता प्राप्त करते हैं और व्यापार करते हैं। ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? प्रोफेसर बर्टल ओलिन के द्वारा यह परिभाषा दी गई है। उनका कहना है कि आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों का ही स्वभाव एक समान होता है, दोनों का ही आधार एक है, इसलिए इन दोनों सिद्धांतों को अलग मानना सही नहीं है। नेक्स्ट, तुलनात्मक लागत का सिद्धांत अंतरक्षेत्रीय और अंतर्देशीय दोनों प्रकार के विनिमय का आधार है। ये डेफिनेशन दी गई है किसके द्वारा? प्रोफेसर सेलिंगमैन ने ये डेफिनेशन दी है। प्रोफेसर ओलिन का कहना है कि विभिन्न क्षेत्र और देश विशिष्टीकरण और व्यापार उन्हीं कारणों से करते हैं जिन कारणों से व्यापारियों के द्वारा विशिष्टीकरण और व्यापार किया जाता है, इसलिए किसी भी अलग सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है। और आंतरिक व्यापार के सिद्धांत का विस्तार अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी किया जा सकता है। नेक्स्ट, विभिन्न क्षेत्र और देश विशिष्टीकरण व्यापार उन्हीं कारणों से करते हैं जिन कारणों से व्यापारियों के द्वारा विशिष्टीकरण व्यापार किया जाता है। ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? प्रोफेसर ओलिन के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट, मूल्य निर्धारण के सामान्य सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर किसने लागू किया था? प्रोफेसर ओलिन ने मूल्य निर्धारण के सामान्य सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर लागू किया था। नेक्स्ट, मूल्य निर्धारण के सामान्य सिद्धांत में किसको जोड़ा गया है? प्रोफेसर ओलिन ने मूल्य निर्धारण के सामान्य सिद्धांत में स्थान तत्व को जोड़ा है। उन्होंने इसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी लागू किया है। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए स्थान तत्व बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट, स्थानीय तत्व को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर किसे लागू किया था? प्रोफेसर ओलिन ने स्थानीय तत्व को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर लागू किया था। उन्होंने इसको लागू करते हुए बताया था कि इसके दो कारण हैं। एक तो उत्पत्ति के साधन सामान्य रूप से कुछ स्थानों तक सीमित रहते हैं और दूसरा वस्तुओं के स्वतंत्र प्रवाह में परिवहन लागत और अन्य बाधक तत्वों से गतिरोध पैदा होते हैं। अतः गतिशीलता और अगतिशीलता का प्रश्न स्थान तत्व से संबंधित होता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अल्पविकसित देशों के आर्थिक विकास पर किस प्रकार का प्रभाव डालता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अल्पविकसित देशों के आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने की वजह से अल्पविकसित देशों में दोहरी अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ है। इन देशों में एक्सपोर्ट सेक्टर का तो विकास हो गया है, जबकि उस देश में जो अर्थव्यवस्था है, उस देश की जो कंट्री की जो अर्थव्यवस्था है बची हुई, वहाँ पर जीवन निर्वाह
उनके लिए जो साधन है वो अविकसित ही रह गए हैं। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वजह से अविकसित देशों के शेष अर्थव्यवस्था अविकसित रह गई है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? प्रोफेसर एडम स्मिथ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निरपेक्ष लाभ सिद्धांत दिया गया है। उन्होंने बताया कि दो देशों में व्यापार उस समय होता है, उस कंडीशन में होता है जब उनमें से एक कंट्री में तो एक वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ यानी कि एब्सोल्यूट एडवांटेज प्राप्त हो रहा है और दूसरे देश को दूसरी वस्तु के उत्पादन में लाभ की प्राप्ति हो रही है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा प्राप्त होने वाले लाभ अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के कारण होते हैं। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार यह कथन दिया गया है। उन्होंने बताया है कि किसी भी कंट्री में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो मेन कारण है वो श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रम का जो विभाजन है वह लागतों में निरपेक्ष अंतरों के कारण होता है। वो कंट्री उन्हीं वस्तुओं को बनाती है, उन्हीं वस्तुओं का प्रोडक्शन करती है जिसमें उसकी कॉस्ट कम आती है, क्योंकि इस तरह की वस्तु का उत्पादन करने में वो उनको विशिष्टीकरण हो जाता है और वो दूसरी कंट्री की अपेक्षा उन वस्तुओं को अधिक सस्ती दर पर बना सकते हैं, मतलब उनकी कॉस्ट कम आती है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुधार कब आता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुधार जब आता है जब उत्पादन की प्रविधि में सुधार आता है, यानी कि टेक्नोलॉजी में का यूज किया जाता है, तभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुधार आता है। तुलनात्मक लागत का सिद्धांत विभिन्न देशों द्वारा वस्तु के उत्पादन में किस सिद्धांत को बताता है? तुलनात्मक लागत का सिद्धांत श्रम विभाजन के सिद्धांत को बताता है। तुलनात्मक लागत का सिद्धांत का सार यह है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर आधारित दो देशों में उत्पत्ति के साधनों की विभिन्नता होती है और जो दो देशों में तुलनात्मक लागत की विभिन्नता में भी दिखाई देती है। कहने का मतलब कि इनमें जो भिन्नता होती है उसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव हो पाता है दो देशों के बीच में। तुलनात्मक जो लागत होती है वो देखते हैं कि उस कंट्री में उस वस्तु को बनाने में प्रोडक्शन कम आ रहा, वो कॉस्ट कम आ रही है, तो उन्हीं वस्तुओं का प्रोडक्शन वो कंट्री करती है। नेक्स्ट, तुलनात्मक लागत का सिद्धांत दो देशों के बीच आयात और निर्यात के स्वरूप को निर्धारित करता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? प्रोफेसर डेविड रिकार्डो के द्वारा तुलनात्मक लागत के सिद्धांत के बारे में बताया गया, तो यह परिभाषा उन्हीं के द्वारा दी गई है। प्रोफेसर रिकार्डो ने बताया है कि नेक्स्ट, तुलनात्मक लागत सिद्धांत में सत्य की बहुत महत्वपूर्ण झलक है। लाभ की अवहेलना करने वाले राष्ट्र को जीवन स्तर और विकास की संभावित दर के रूप में भारी कीमत चुकानी पड़ती है। यह परिभाषा दी गई है प्रोफेसर सैमुअलसन के द्वारा। नेक्स्ट, मूल्य के श्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? मूल्य के श्रम सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर रिकार्डो के द्वारा किया गया है। प्रोफेसर रिकार्डो ने बताया है कि मूल्य को भी एक वास्तविक लागत होती है, मतलब वास्तविक लागत का आधार उन्हें मूल्य को बताया। उन्होंने बताया कि वस्तुओं का जो परस्पर विनिमय होता है वो उनके प्रोडक्शन में लगे हुए श्रम के आधार पर ही होता है, अर्थात किसी भी वस्तु का मूल्य उसकी श्रम लागत पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, वस्तुओं का परस्पर विनिमय उत्पाद में लगे हुए श्रम के आधार पर होता है, अर्थात किसी भी वस्तु का मूल्य उसके श्रम लागत पर निर्भर करता है। यह क्या स्पष्ट करता है? यह तुलनात्मक लागत सिद्धांत स्पष्ट करता है। तुलनात्मक लागत सिद्धांत के अनुसार केवल श्रम उत्पत्ति का साधन होता है। देश में श्रम पूर्ण रूप से गतिशील होता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रम अगतिशील होता है। श्रम में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, इसलिए श्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गतिशील नहीं होता है, इसलिए यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर लागू भी नहीं होता है। नेक्स्ट, तुलनात्मक लागत सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों होता है? तुलनात्मक लागत सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसलिए होता है क्योंकि विभिन्न देशों को अलग अलग वस्तुओं के उत्पादन में अलग अलग लाभ की प्राप्ति होती है, क्योंकि एक व्यक्ति या एक देश उसी वस्तु का उत्पादन करता है जिस वस्तु में उसको विशिष्टीकरण की प्राप्ति होती है, जिस देश में उस वस्तु के उत्पादन में कम लागत आती है, और दूसरी वस्तु जिसके उत्पादन में लागत ज़्यादा आती है तो वह उस वस्तु को दूसरी कंट्री से मंगाता है। नेक्स्ट, रिकार्डो का तुलनात्मक लागत का सिद्धांत किस मान्यता पर आधारित है? रिकार्डो का तुलनात्मक लागत का सिद्धांत स्थिर लागतों की मान्यता पर आधारित है। नेक्स्ट, दो वस्तुओं के बीच विनिमय अनुपात को अवसर लागत वक्र के रूप में व्यक्त करते हैं। प्रोफेसर हैबलर ने यह परिभाषा दी है। उनका कहना है कि प्रोफेसर हैबलर ने बताया कि यदि उत्पादक
एक वस्तु के स्थान पर किसी भी दूसरी वस्तु का उत्पादन करता है तो वह दूसरी वस्तु की अवसर लागत पहली वस्तु की वह मात्रा होती है जिसका कि उसको त्याग करना पड़ रहा है। नेक्स्ट, पारस्परिक मांग विश्लेषण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? प्रोफेसर J.S. मिल के द्वारा पारस्परिक मांग विश्लेषण सिद्धांत दिया गया है। पारस्परिक मांग से आशय होता है कि व्यापार करने वाले दो देशों के बीच में अपनी अपनी वस्तु के रूप में एक दूसरे की वस्तुओं की मांग की लोच से होता है, तीव्रता से होता है। नेक्स्ट, दो देशों में वस्तु विनिमय की व्यापार शर्तों का निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय मांग के समीकरण के द्वारा होता है जिसे पारस्परिक मांग का सिद्धांत भी कहते हैं। यह परिभाषा दी गई है प्रोफेसर J.S. मिल के द्वारा। मिल ने बताया है कि जब प्रत्येक देश के कुल आयातों का मूल्य उसके कुल निर्यातों के मूल्य के बराबर होता है तो विनिमय अनुपात भी स्थिर होता है, क्योंकि एक देश की आयात की करने की मात्रा उस देश की दूसरे वस्तु के लिए उस वस्तु की मांग होती है। इसलिए एक देश अन्य दूसरे देश की जितनी भी वस्तु की डिमांड करता है यानी कि मांग करता है उसको उतना ही दूसरे देश के द्वारा इस देश में वस्तु की मांग होनी चाहिए। यही पारस्परिक मांग का सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट, वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तों का विवेचन किसके द्वारा किया गया था? प्रोफेसर टॉजिंग के द्वारा वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तों का विवेचन किया गया था। इन्होंने वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तों को दो प्रकार से परिभाषित किया, शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तें और कुल वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तें। शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तों का निर्धारण केवल आयात और निर्यात के वस्तुओं के मूल्यों के आधार पर किया जाता है, जबकि कुल वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तों का विवेचन वस्तु के मूल्य और उसकी मात्रा दोनों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, वस्तु का आयात व निर्यात तभी संभव होगा जब दोनों देशों के बीच वस्तुओं की लागत का तुलनात्मक अंतर परिवहन व्यय के साथ में हो। यह सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण कथन है कि इसमें परिवहन लागतों को भी उत्पादन लागतों के साथ सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पूर्ण विशिष्टीकरण किस वजह से संभव हो सकता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पूर्ण विशिष्टीकरण लागत ह्रास नियम के अंतर्गत संभव होता है। लागत ह्रास नियम से आशय उत्पादन की उस अवस्था से होता है जब उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होने से सीमांत लागत घटती है। नेक्स्ट, लागतों में कमी कब हो सकती है? जब आंतरिक और बाह्य बचतें दोनों प्रकार की होती हैं तभी लागतों में कमी हो सकती है। आंतरिक बचतें वे होती हैं जो किसी भी फर्म में विस्तार के फलस्वरूप उस फर्म को प्राप्त होती हैं और बाह्य बचतें वे होती हैं जो एक उद्योग के संपूर्ण रूप से विस्तार होने के कारण उनको प्राप्त होती हैं। इन सबके परिणाम स्वरूप लागतों में कमी होने लगती है और लागतों में यह कमी दीर्घकाल तक के लिए होती है। नेक्स्ट, आंतरिक बचतें किसको कहते हैं? आंतरिक बचतें जो किसी भी फर्म को प्राप्त होती हैं उनको कहते हैं। ये बचतें होती है श्रम विभाजन के कारण, मशीनों की अविभाज्यता के कारण, बाजार के विस्तार होने की वजह से और सेविंग्स यानी कि बचतों की वजह से, वित्तीय बचतों के कारण होती हैं। वास्तविक लागत विचारधारा किसको कहते हैं? रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत को वास्तविक लागत विचारधारा कहते हैं। रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत वस्तु की लागतों में तुलनात्मक अंतर को विभिन्न देशों में व्यापार का आधार मानता है और उन्होंने लागतों को श्रम घंटों में भी नापा है, इसलिए इनका यह सिद्धांत मूलतः श्रम मूल्य पर आधारित है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवसर लागत सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? प्रोफेसर हैबलर के द्वारा अवसर लागत सिद्धांत दिया गया है। यह सिद्धांत परिवर्तनशील अनुपातों का सिद्धांत भी कहलाता है। यदि उत्पादक एक वस्तु के स्थान पर किसी दूसरी वस्तु का उत्पादन करता है तो उसको दूसरी वस्तु की अवसर लागत पहले वस्तु की वह मात्रा होगी जिसका कि उसने त्याग किया है। इसी को अवसर लागत सिद्धांत कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यदि कोई किसान अपनी भूमि पर गेहूं और मक्का दोनों का उत्पादन कर सकता है और वह यदि केवल गेहूं का ही उत्पादन करता है तो गेहूं की अवसर लागत मक्का की वह मात्रा होगी जिसका कि वह उत्पादन कर सकता है, लेकिन उसने जिसका परित्याग कर दिया है। नेक्स्ट, किसी एक वस्तु ए का उत्पादन करने में उत्पत्ति के किसी साधन एक्स की लागत अन्य वस्तुओं बी सी की वह अधिकतम मात्रा है जिसका उत्पादन एक्स करता है। यह परिभाषा दी गई है प्रोफेसर हैबलर के द्वारा। नेक्स्ट, किसी वस्तु के अवसर लागत वक्र अथवा उत्पादन संभावना वक्र का आकार किस पर निर्भर करता है? यह देश में दोनों वस्तुओं की विनिमय दर किस प्रकार की है, इन दोनों बातों पर निर्भर करता है। इसका मतलब है कि उत्पादन उत्पत्ति के किस नियम के अंतर्गत किया जा रहा है। नेक्स्ट,
अवसर लागत वक्र और उत्पादन संभावना वक्र किनके संयोगों को बताते हैं? अवसर लागत वक्र और उत्पादन संभावना वक्र दोनों दो वस्तुओं के उत्पादन के विभिन्न संयोगों को बताते हैं। आंतरिक बस्तें कब प्राप्त होती हैं? फर्म के आकार और तकनीकी परिवर्तन के साथ फर्म को आंतरिक बस्तें प्राप्त होती हैं, क्योंकि जब फर्म का विस्तार होता है तो उस फर्म विशेष को एक तरह से आंतरिक बस्तों की प्राप्ति होती है। बाजार मूल्य और वास्तविक लागत परस्पर संबंधित होते हैं। यह मत किसके द्वारा दिया गया है? प्रोफेसर जेकब वाइनर के द्वारा यह मत दिया गया है। प्रोफेसर वाइनर ने कहा है कि मौद्रिक लागतों और वास्तविक लागतों में संबंध को स्थापित किया जाना चाहिए। वस्तुओं के बीच व्यापार होने का वास्तविक अनुपात एक देश की अन्य देश की वस्तु के लिए मांग की लोच अथवा पारस्परिक मांग पर निर्भर करता है। यह परिभाषा दी गई है प्रोफेसर मिल के द्वारा। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मूल्य का निर्धारण इसी प्रकार से होता है। पारस्परिक मांग से आशय व्यापार करने वाले दो देशों के बीच में अपनी अपनी वस्तुओं के रूप में एक दूसरे की वस्तुओं की मांग की लोच से होता है।